जैसे अपन बात करें मार्कर के बारे में, तो मार्कर एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। अब मार्कर के बारे में बात क्या है कि कोई भी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, मतलब एक चीज जो किसी दूसरी चीज को, ऐसा मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऐसा कोई मार्क हो जो एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से अलग करता हो, ठीक है ना। तो यदि अपन ब्रॉड लेवल पे बात करें, मोटे मोटे तौर पर अपन बात करें, यदि इस चीज को देखें तो मार्कर के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, ठीक है। दूसरा अपन बात करें तो वो होता है बायोकेमिकल मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर्स। तीसरा अपन बात करें तो इनको अपन मॉलिक्यूलर मार्कर कह देते हैं, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स कहेंगे, या फिर हम इसे डीएनए मार्कर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से प्रोटीन बेसिस होते हैं, ठीक है ना, मतलब इसकी जो प्रोटीन प्रोफाइल होती है उसके बेसिस पर अपन इनको आइडेंटिफाई। सबसे ज्यादा जो रिलायबल मार्कर होते हैं वो यही होते हैं, कौन से, डीएनए मार्कर होते हैं या फिर मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं। सबसे कम रिलायबल होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर होते हैं, ठीक है। तो अपन यदि बात करें इस चीज के बारे में कि मॉर्फोलॉजिकल मार्कर क्या है, ठीक है। यदि हम किसी प्लांट के फिनोटाइप के बेसिस पर, किसी भी प्लांट के फिनोटाइप के बेसिस पर, यानी उसके लक्षण प्रारूप के बेसिस पर हम यदि आइडेंटिफाई एक दो चीजों को डिफरेंस, उनमें जो डिफरेंस कर सकें, ठीक है ना, कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे जूट है, जूट की 2 स्पीसीज होती हैं, ठीक है ना, कैप्सुलेरिस और ओलिटोरिस, है ना। यदि हम इसके बारे में बात करें तो इनका जो फ्रूट की जो इनकी शेप होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। एक में जो इसका जो फ्रूट आता है वो थोड़ा गोलाकार आता है और दूसरे वाले में लंबा आता है। स्पीसीज दोनों जूट की है ना, लेकिन क्या है कि हम इनको आइडेंटिफाई, हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रूट शेप। तो जिस भी चीज में जब 2 स्पीसीज में हम डिफरेंस करने में सक्षम हो इस आधार पर कि उनका कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, वो किस प्रकार दूसरे से भिन्न है, उसे हम कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। जैसे 2 स्पीसीज हैं, जैसे और उनके फ्लोर के कलर अलग अलग हैं। एक का मान लीजिए व्हाइट कलर का फ्लोर आता है, दूसरे का रेड कलर का फ्लोर आता है या पिंक है। तो इन दोनों में कलर के बेसिस पर सेम स्पीसीज हैं एक ही प्लांट की, लेकिन उनमें क्या है कि उन दोनों स्पीसीज में, जैसे एक ही क्रॉप की 2 अलग अलग स्पीसीज, मतलब वो होती है ना वेराइटी, अपन वेराइटल डिफरेंस होता है उनमें, तो उसके बेसिस पर यदि हम उनको आइडेंटिफाई करें कि एक ही क्रॉप की 2 अलग अलग स्पीसीज हैं या सब स्पीसीज हैं, तो उनमें क्या है, यदि फ्लोर के कलर में डिफरेंस है तो हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वाली कौन सी सब स्पीसीज है और ये वाली कौन सी है, ठीक है ना। तो ये फ्लोर का कलर हो सकता है, यानी कि ऐसा कोई भी, उसके अंदर कोई भी ऐसा निशान या मार्क ऐसा मौजूद हो जैसे कि उनके जो अपन मॉर्फोलॉजिकल उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि शेप किसी चीज की, जैसे एक स्पीसीज में प्लांट का साइज है वो डिफरेंस है, छोटा है बड़ा है, लेकिन यदि अलग सेम क्रॉप की 2 अलग अलग स्पीसीज हैं, यदि उनमें हाइट में डिफरेंस है, उनके फ्रूट के साइज में डिफरेंस है, तो उनके बेसिस पर हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। शेप है, साइज है, कलर है, ये सब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं कि इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये एनवायरमेंट पे सबसे ज्यादा, एनवायरमेंट का सबसे ज्यादा इन पर इफेक्ट होता है। जिसे सुटेबल एनवायरमेंट मिलेगा
वो स्पीसीज अपना मैक्सिमम आउटपुट देती है, ठीक है। तो उसकी फ्रूट की साइज बड़ी हो सकती है। और कई बार अपन देखते हैं कि जब एनवायरमेंटल कंडीशन एडवर्स होती हैं किसी भी क्रॉप के लिए, तो वो उतना आउटपुट नहीं दे पाती हैं जितना उसका एक्चुअल साइज, उसके फ्रूट का साइज, उस प्लांट की हाइट है, वो जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती है। डाटा कितने क्रेडिबल नहीं। हाँ, तो ये क्या है, रिलायबल मार्कर नहीं है। एनवायरमेंट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, इसलिए ये वाले मार्कर्स भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसलिए इन पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कि जैसा एनवायरमेंट है और जैसा उसे, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति का जो फील्ड है उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है, दूसरे में कम होता है। अब उसकी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उसने सब कुछ है, फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, सब कुछ उसका टाइमली रहा, तो उसका अच्छा उसका प्रोडक्शन रहा होगा, दूसरे वाले का नहीं रहा होगा। तो सर इसमें अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स बहुत होता है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल ही होते हैं, इसलिए ये भी क्या होते हैं, रिलायबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हम यदि बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स है, ठीक है, हमें फिनोटिपिकली हम जिनको देख करके बता सकते हैं। तो ये तो हुई मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। अब अपन बात करते हैं बायोकेमिकल मार्कर्स। कई बार क्या होता है कि एक ही क्रॉप की दो जो स्पीसीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, बहुत कुछ डिफरेंस नहीं होता है, कुछ एक दो जो जीन्स का उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो जब डीएनए में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, तो उस माइन्यूट से डिफरेंस की वजह से उसका जो डीएनए जो कोड करेगा उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, तो जो प्रोटीन होती है वो अलग बनती है। या फिर कोई ऐसा केमिकल होगा जो एक स्पीसीज में प्रेजेंट है और दूसरे में नहीं है, ठीक है ना। तो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोटीन प्रोफाइलिंग के द्वारा, ठीक है ना। तो यदि डीएनए में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसकी प्रोटीन प्रोफाइल में हमें वो दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसको ये जो होते हैं ये आइसोजाइम्स भी अपन इनके बारे में बात करें तो आइसोजाइम्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, बायोकेमिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके जो केमिकल में जो प्रॉपर्टीज में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसकी वजह से उनमें क्या होता है, दो वेराइटीज या दो स्पीसीज के अंदर आपस में डिफरेंस होता है, तो उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये है बायोकेमिकल मार्कर्स, ठीक है ना। अब जो थर्ड बात आती है वो आती है मॉलिक्यूलर मार्कर्स की, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मार्कर्स। ये डीएनए मार्कर भी कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें डीएनए का यूज किया जाता है। और डीएनए आसानी से किसी एनवायरमेंटल फैक्टर पर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में फ्लक्चुएशंस की वजह से डीएनए में फ्लक्चुएशन नहीं होते, इसलिए सबसे ज्यादा रिलायबल जो मार्कर्स हैं वो है डीएनए मार्कर्स या मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ठीक है।